सभी को नमस्कार साथियों। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हमने अपने थर्ड पार्ट में आधुनिक सभ्यता की आलोचना मतलब गांधी जी जो हैं वो अपने हिंद स्वराज नामक एक रचना के अंदर आधुनिक सभ्यता की आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन को। हमने जाना, उसको हमने काफ़ी विस्तार पूर्वक पढ़ा था, ठीक है। और वैसे ही हमने राज्य का विचार, आइडिया ऑफ स्टेट पढ़ा। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे स्वराज यानी कि फ्रीडम, स्वतंत्रता, ठीक है। और जानेंगे द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ गांधीज़म, द प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप, ठीक है। गांधीवाद का आर्थिक पक्ष और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वराज अर्थात स्वतंत्रता। गांधी जी का मूल उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति करना था। स्वराज शब्द मूलतः उपनिषेधों से लिया गया, जिसका आशय है स्वयं पर शासन या स्वशासन, सेल्फ रूल करना। स्वराज के नैतिक, आध्यात्मिक एवं राजनीतिक दोनों अर्थ माने जा सकते हैं। नैतिक एवं आध्यात्मिक रूप में स्वराज का अर्थ स्वशासन या आत्मनियंत्रित होना है, जबकि राजनीतिक रूप में स्वशासन का आशय लोगों द्वारा अपना शासन स्वयं करना है। तो देखिए, यहाँ पर गांधी जी का जो उद्देश्य है ना, वह स्वराज प्राप्त करना है। स्वराज का मतलब फ्रीडम प्राप्त करना, स्वतंत्रता प्राप्त करना। किस प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त करना? आज हम अपने देश में देखते हैं कि हम खुद के ऊपर शासन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? गवर्नमेंट के द्वारा कर रहे हैं, ठीक है। शासन के द्वारा कर रहे हैं, प्रशासन के द्वारा कर रहे हैं। हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, ठीक है। प्रतिनिधि चुनते हैं और वो प्रतिनिधि हमारी तरफ से, हमारे दिए हुए वोटों से आगे जाता है। आगे जाकर फिर वो हमारी तरफ से हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सीएम को आकर चुनता है, ठीक है। आगे स्वराज के नैतिक, आध्यात्मिक एवं राजनीतिक दोनों अर्थ माने जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है कि स्वराज के नैतिक, आध्यात्मिक एवं राजनीतिक दोनों अर्थ माने जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर नैतिक, आध्यात्मिक एवं राजनीतिक दोनों अर्थों का रूप है। मतलब नैतिक और आध्यात्मिक रूप में स्वराज का अर्थ होता है स्वशासन, ठीक है। स्वशासन अर्थात खुद के ऊपर आत्मनियंत्रित होना, खुद को कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल मान सकते हो आप, ठीक है। जबकि राजनीतिक रूप में हम किसी को चुनते हैं जो हमारे ऊपर राज्य करे, ठीक है। हमारे ऊपर हमारे तरीके से, ठीक है, लोगों के द्वारा अपना शासन स्वयं कराना, ठीक है। लोगों के द्वारा अपना शासन स्वयं करना। जैसे कि आज हम अब वर्तमान में अपने देश का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं? अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, ठीक है, और खुद अपने ऊपर शासन करते हैं। इसे कहते हैं स्वराज्य, ठीक है जी। सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वराज? सो वी कैन से दैट स्वराज एज अ फ्रीडम. The basic objective of Gandhiji was the achieve Swaraj. The word of Swaraj derived from the Upanishad, which means self-rule or self-rule and self-rule. Both the ethical, spiritual and political meaning of Swaraj can be understood. Swaraj in moral and spiritual terms means self-rule or self-control. Swaraj in political sense means self-rule by the people. So now, what is the meaning of Swaraj? Swaraj means as a freedom. You can do anything, okay, but you cannot do anything in a negative way, okay. The Swaraj come from the Upanishads, okay. What is the meaning of Swaraj? So we can say that as a self-rule or self-rule, okay. We have two meanings of Swaraj. First one is ethical, second one is political. Ethical and spiritual Swaraj, we can say that as a moral and spiritual term means self-rule or self-control, okay. So what is the meaning of ethical and spiritual Swaraj? You can say as a moral or spiritual term mean as a self-rule or self-control. But if we talk about the political meaning of Swaraj, so we can say that the political sense means self-rule by the people, okay.
स्वराज शब्द का व्यवस्थित प्रयोग सर्वप्रथम तिलक जी ने किया। तिलक जी के अनुसार स्वराज के निम्न अर्थ हैं। स्वराज का आशय एक ही धर्म या प्रजाति के लोग पर समान धर्म या प्रजाति के लोगों का शासन है। स्वराज का अभिप्राय उत्तरदायी एवं सहमति पर आधारित शासन है। स्वराज का आशय लोगों की राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता है। तिलक जी ने स्वराज का प्रयोग डोमिनियन स्टेट के रूप में किया। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज एवं पूर्ण स्वराज में अंतर किया जाता है। पूर्ण स्वराज की मांग वर्ष 1929 से कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में रखी गई। तो देखिए यहाँ पे स्वराज का जो अर्थ है और स्वराज को जो प्रयोग किया है सर्वप्रथम वो तिलक जी ने किया है। अब बात करते हैं तिलक जी कौन थे। तो तिलक जी जो है ना वो गांधी जी के गुरु थे। गांधी जी इनको अपना गुरु मानते हैं। और स्वराज का आशय एक ही धर्म प्रजाति के लोगों पर समान धर्म या प्रजाति के लोगों का शासन है। ये जो परिभाषा है ये तिलक जी के अनुसार है। तिलक जी कहते हैं स्वराज का मतलब है एक ही धर्म एक ही प्रजाति के लोगों का, एक ही धर्म एक ही प्रजाति के लोगों पर शासन। और उनका मानना है कि उत्तरदायी एवं सहमति पर आधारित शासन जो होगा वही स्वराज होगा। ठीक है। लोगों की राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता होनी चाहिए तब स्वराज होगा। ठीक है। उन्होंने इस स्वराज का प्रयोग डोमिनियन स्टेट्स में किया था। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज एवं पूर्ण स्वराज में अंतर किया जाता है और पूर्ण स्वराज की मांग वर्ष 1929 में कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन में रखी गई थी। Systematic use of the word Swaraj was first done by Tilak. According to the Tilak ji, Swaraj has the following meanings. First one is Swaraj means people of the same religion or race, but it is ruled by people of the same religion or caste. Swaraj means governance based on responsible and consensual. Swaraj means the political process of the people. There is participation. तिलक यूज्ड स्वराज एज अ डोमिनेंट स्टेट। ठीक है। दैट्स वाई अ डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन स्वराज एंड पूर्ण स्वराज इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। द डिमांड फॉर कंप्लीटली स्वराज वॉज केप्ट इन द लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस फ्रॉम द ईयर 1929। सो हेयर स्वराज वर्ड वॉज यूज फर्स्ट टाइम बाय तिलक जी। एंड हु वॉज द तिलक? Tilak ji is a teacher of Gandhi ji. According to the Tilak ji, Swaraj have a lot of meanings. Like he said, people of the same religion or same caste ruled by the same religion and same caste. And he said the meaning of Swaraj, governance based on responsible and consensual. Okay, Swaraj means the political process of the people. There is the participation. Okay. And the Swaraj word was used as a dominant state by Tilak ji. Okay. That's why a distinction is made between Swaraj and Purna Swaraj. Okay. So the demand was for the completely Swaraj kept in Lahore 1929. Okay. तो आइए अब हम बात करते हैं गांधीवाद का आर्थिक पक्ष, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ट्रस्टीशिप सिद्धांत के अनुसार संपत्तिशाली व्यक्ति अपने संपत्ति का मालिक नहीं बल्कि ट्रस्टी है। गांधी जी अरस्तु के इस सिद्धांत के समर्थक थे कि संपत्ति व्यक्तिगत होनी चाहिए तथा उपभोग सार्वजनिक होना चाहिए। गांधी जी ने भारत में पूंजीवादियों को अपनी संपत्ति को व्यक्तिगत नहीं बल्कि संपूर्ण समाज की धरोहर समझने को कहा। इस हेतु पूंजीवादियों के हृदय परिवर्तन की मांग की। इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर संपत्ति का मालिक है, व्यक्ति संपत्ति का ट्रस्टी है। तो देखिए यह गांधीवाद का जो आर्थिक पक्ष और ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है, यहाँ पर जो संपत्ति है ना उस संपत्ति को साझी संपत्ति कहा जाता है। ठीक है।
वो कहता है किसी भी व्यक्ति की जो संपत्ति है वो उसकी खुद की संपत्ति नहीं है, ठीक है, वो किसी भी संपत्ति का मालिक नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने जो संपत्ति दी है ना वो सबके लिए है, वो साझी संपत्ति है, इस पे किसी अकेले व्यक्ति का अधिकार नहीं है, वो इस बात को मानते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी संपत्ति कमाता है, ठीक है, भारत में जितने भी पूंजीवादी व्यक्ति हैं, पूंजीपति हैं, वे अपनी संपत्ति को व्यक्तिगत नहीं मान सकते, ठीक है, बल्कि उन्हें पूरे समाज में इसको दे देना चाहिए, क्योंकि ये समाज की धरोहर है। तो यहाँ पर बस इस सिद्धांत का आशय इतना है कि संपत्ति जो है किसी व्यक्ति की नहीं है, ठीक है, वो संपत्ति ईश्वर की है, ईश्वर इसका मालिक है, ठीक है। व्यक्ति का संपत्ति सिद्धांत यही है, व्यक्ति संपत्ति का ट्रस्टी है, व्यक्ति संपत्ति का मालिक नहीं है। द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ गांधीज़म, द प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप। According to the trusteeship doctrine, a person with property is not the owner of his property but a trustee. Gandhiji was a supporter of Aristo's theory that property should be personal and consumption should be public. Gandhiji asked the capitalists in India to consider their wealth not as personal but as the heritage of the entire society. This demanded a change of heart from the capitalists. According to this theory, God is the owner of the property. The person is the trustee of a property. So here, if we talk about the trusteeship doctrine, so trusteeship doctrine, according to the trusteeship doctrine, a person of a property, okay, he is not a owner of his property but he is a trustee of his property, okay. Gandhiji was supporter of Aristo that property should be personal, it's okay, but consumption is not personal, consumption should be public. And according to this theory, God is the owner of property and a person is the trustee of property, okay. So now गांधी जी का प्रसिद्ध कथन है कि प्रकृति के द्वारा सभी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति के लालच के लिए प्रकृति में संपदा का अभाव है। इसलिए गांधीवादी विचारधारा में दान पर अत्यधिक महत्व दिया गया। दान के कई रूप हो सकते हैं: संपत्ति दान, श्रम दान, भूमि दान, ग्राम दान। गांधी जी ने कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग का समर्थन किया, क्योंकि इससे संपत्ति केंद्रीकृत नहीं होती, संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं होता। गांधीवादी विचारधारा भारत जैसे श्रम प्रधान देश के लिए अत्यधिक व्यावहारिक है, इसलिए वे भारी मशीनों के विरोधी थे, लेकिन मशीन मात्र के नहीं, क्योंकि चरखा भी एक मशीन है। गांधी जी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को श्रम करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे गांधी जी का एक प्रसिद्ध कथन है कि प्रकृति के द्वारा आवश्यकताओं के लिए सभी सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति लालच के लिए किसी संपदा में प्रकृति का प्रयोग करेगा तो वो संपदा का अभाव होगा, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया कि गांधीवादी जो विचारधारा है वो दान पर अधिक महत्व देती है, और ये 4 प्रकार के दान बताती है: संपत्ति दान, श्रम दान, भूमि दान, ग्राम दान। तो संपत्ति दान आपको पता ही है, श्रम दान भी पता होगा, ठीक है, भूमि दान भी पता है और ग्राम दान भी पता है। आगे गांधी जी ने कुटीर उद्योग और लघु उद्योग का समर्थन किया। देखिए, अभी हमने पढ़ा कि वो केंद्रीकरण के समर्थक नहीं है, वो उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, केंद्रीकरण की आलोचना करते हैं, है ना। और क्यों करते हैं? क्योंकि वो आधुनिक सभ्यता यानी कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन की भी आलोचना करते हैं, उसको भी क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो इसीलिए वो समर्थन करते हैं कुटीर उद्योग और लघु उद्योग का, ठीक है। वो कहते हैं कुटीर उद्योग और लघु उद्योग से जो संपत्ति है उसका केंद्रीकरण नहीं होता, ठीक है। गांधीवादी विचारधारा है उसके अनुसार भारत जैसे श्रम प्रधान देश के लिए अत्यधिक व्यवहारिक रहेगी, ठीक है। इसीलिए वो भारी मशीनों का विरोध करते हैं। भारी मशीनों का विरोध करते हैं, मशीनों का विरोध नहीं करते वो, ठीक है। वो ऐसी मशीनों का विरोध करते हैं जिससे संपत्ति का केंद्रीकरण हो जाए,
ठीक है, छोटी मोटी मशीन का, कुटीर उद्योग को जो काम ला सके ऐसी मशीनों का वो समर्थन करते हैं। ठीक है, गांधी जी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को श्रम करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, Gandhiji's famous statement that there is a enough material provided by nature for the needs of all, but for the greed of any one person, I lack wealth. Okay, that's why great importance was given to charity in Gandhian ideology. There are many famous donations. First donation of property, second donation of Shram Dan, third donation of land dan, and fourth donation is Gram Dan. Gandhiji supported cottage industries and small scale industries because this does not lead to centralization property. Gandhian ideology for labor intensive country like India extremely practical. That's why he was against heavy machines, but only machines were not opposite to, because the spinning wheel is also a machine. According to Gandhiji, every person should be do labor. तो देखिए यहाँ पर ना गांधी जी जो हैं उनका एक फेमस स्टेटमेंट है, देयर इज़ इनफ मटेरियल प्रोवाइड बाय नेचर फॉर द नीड्स ऑफ ऑल, बट फॉर द ग्रीड ऑफ एनी वन पर्सन आई लैक वेल्थ। यहाँ पर वो कहते हैं कि प्रकृति के पास आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति की सारी चीज़ें हैं, बट इफ़ टॉक अबाउट द ओनली अ पर्सन इट इज़ नॉट। अगर आप किसी एक व्यक्ति की बात करते हैं तो उसके लिए नहीं। और यहाँ पर वो इम्पोर्टेंस बताते हैं, महत्व बताते हैं किसका, दान का, चैरिटी का महत्व बताते हैं। ठीक है, इसलिए वो 4 प्रकार के डोनेशंस बताते हैं, 4 प्रकार के चैरिटीज बताते हैं। ठीक है, वो कहते हैं श्रमदान। ठीक है, श्रमदान मीन्स लेबर। ओके, लैंड दान, भूमि का आप दे सकते हैं। ठीक है, डोनेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड ग्राम दान, विलेजेस, आप गांव दे सकते हैं, विलेजेस दे सकते हैं। ठीक है, गांधी जो है वो सपोर्ट करते हैं किसका, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का, बिकॉज यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर्टी का सेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, इसलिए वो इसका सपोर्ट करते हैं। एंड ही सेड द गांधीयन आइडियोलॉजी फॉर द लेबर इंटेंसिव country like the Indian extremely practical. Okay, that's why he was against the heavy machines, but he was not against the machines. Why? Because spinning wheel also a machine. Okay, चरखा जो है वो भी एक मशीन है। ये हैवी मीन्स मशीन्स हैं, उनके खिलाफ तो हैं लेकिन सभी मशीनों के खिलाफ नहीं है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, एवरी पर्सन शुड डू लेबर। ये कहते हैं सभी को श्रम करना चाहिए, सभी को लेबर करना चाहिए। ओके, तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी, है ना। और अगर आपको आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि अगर आप करेंगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, है ना। और जैसा करते हैं, यदि कोई मेहनत करे ना अपने लिए तो उसके लिए तो करना ही चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको आई है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।